घायल हूँ, और ये तस्वीर देखने के बाद कितनी गंदी और बड़ी गलतफहमी में पड़ जाएगी। वह या तो आपको गोली मार देगी या स्वयं आत्महत्या कर लेगी। बहुत नीच और कमीने हो तुम। सुनील ने हल्का सा ठहाका लगाया और बोला, अंकल, यही बात मैंने आपके लिए उन समय सोची थी जब आप मम्मी को टेलीफोन पर कह रहे थे। ... आप कितने गंदे और कामुक हैं। इस आयु में भी उसका प्रमाण दीपा के पास आपकी टेप की और पत्र की सूरतों में सुरक्षित है। आपकी बेटी कितनी शरीफ है, इसका प्रमाण मेरे पास टेप में भी है कि वह मुझसे पहले 2 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर चुकी है, और सन एंड सेंट वाले भी जानते हैं कि कल रात उसने मेरे साथ बिताई है और मैं कितना कमीना और नीच हूँ। यह अपनी बेटी से पूछिएगा जो सारी रात बिना कपड़ों के मेरे साथ बिस्तर पर रही है। मगर मैंने उसकी नहीं, अपनी पवित्रता पर आंच नहीं आने दी। वास्तव में अंकल, अब वो युग बदल जाना चाहिए जिस युग में आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने भारतीय सभ्यता का चेहरा इतना बिगाड़ कर रख दिया है। अब हम स्वयं अपने आप को नहीं पहचान पाते। हमें अब एक नए समाज का निर्माण करना है जहां मेरी मम्मी जैसी देवियों को दहेज के लिए वेश्या न बनाना पड़े, और वेश्या बनाने वाले वही लोग न हों जो नारी के अधिकार के लिए लड़ते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, चिल्लाते हैं और रात को उन्हीं अबला नारियों की इज्जत से खेलकर अपनी दिन भर की थकान उतारते हैं। तो अंकल, ऐसे समाज के निर्माण के लिए जो नींवें खोदनी है, उन्हें भरने के लिए आपके और जयकिशन या जैक्सन पाल जैसे लोगों के खून और हड्डियों की जरूरत है। मम्मी ने जेके को मारकर एक नए युग की शिला रखी है, और अब मैं उनका बेटा आपके खून से इन नींवों को भरना शुरू करूंगा। क्या मतलब? मतलब बहुत स्पष्ट है अंकल, जैक्सन पाल का खून आपने किया है। आपको अदालत में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा ताकि उसके खून की सजा आपको मिले। क्या बकते हो तुम अंकल? आपको ये तो हर हालत में करना ही है, वरना आपकी और आपकी बेटी की वो तस्वीरें देश भर के अखबारों में छप जाएंगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अरे अंकल, सारी उम्र आप और आप जैसे लोग मानवता का खून ही तो पीते रहे हैं। क्या आप लोगों की प्यास अभी तक नहीं बुझी? याद रखिए अंकल, मेरी कोई भी बात धमकी नहीं है। मेरी हर मांग आपको पूरी करनी होगी, और आप जानते हैं कि कम से कम आज के नए युग के सारे लड़के और लड़कियां मेरे ही साथ होंगे। अगले इलेक्शन में न आप खड़े हो सकेंगे और न आप जैसा कोई दूसरा। अब की बार इलेक्शन में कोई खड़ा होगा तो मेरी पूज्य मम्मी खड़ी होंगी, दीपा के पिता खड़े होंगे, और हम नौजवान मिलकर देश का शासन प्रबंध उनके हाथों में सौंपेंगे और स्वयं एक समाज की शिलाधार रखेंगे। सुनील, बाबू त्रिलोकीनाथ ने कांपती आवाज में कहा, इससे पहले मैं तेरी बोटियां चबा जाऊंगा। बाबू त्रिलोकीनाथ दांत किचकिचाकर कह रहे थे, और वह भूल गए थे कि उनके बाएं हाथ में कोई लिफाफा है जिसमें से तस्वीर निकलकर नीचे गिर पड़ी थी। बाबू त्रिलोकीनाथ को ये भी पता नहीं चल सका था कि कब सुशीला अंदर आई और सुनील का नाम सुनकर ठिठक गई थी। फिर उसकी नजरें नीचे गिरी हुई तस्वीर पर पड़ी। सुशीला ने झुककर तस्वीर उठाई और वो सिर से पांव तक ऐसे कांप गई जैसे उसके शरीर में भूचाल सा आ गया हो। उसकी आंखें फटी रह गई थी, नथुने फूल गए थे और दांत भिंच गए थे। सांसें तेज तेज चल रही थी। उसने ये भी नहीं सुना था कि सुनील और त्रिलोकीनाथ के बीच क्या क्या बातचीत हो रही है। सुशीला बिल्कुल पत्थर सी बनी उस तस्वीर को देखती रही, और फिर अचानक उसने झपटकर त्रिलोकीनाथ के हाथ से रिसीवर छीन लिया। त्रिलोकीनाथ कांपती आवाज में चीखे, सुशीला। सुशीला के हाथ से तस्वीर गिर पड़ी थी। वो माउथपीस से कांपती आवाज से बोली, सुनील, सच तस्वीर मैंने जो अभी देखी है, बताओ ये। ओह, तुम पहुंच गई। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी थी? वो तो मैं बता चुका था, मगर तुमने यह नहीं बताया था कि तुम्हें बेहोश करने के बाद मेरे डैडी ने क्या किया था। बाबू त्रिलोकीनाथ ने जल्दी से तस्वीर उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कांपती आवाज में बोले, नहीं बेटी, ये झूठ है, ये षड्यंत्र है। सुशीला ने रिसीवर कैडल पर रख दिया और मुठियां भींचकर कांपती आवाज में बोली, आप झूठे हैं डैडी, ये षड्यंत्र नहीं, ये वास्तविकता है। बेटी, मैं तेरा डैडी हूँ। हाँ, मेरे वो डैडी जिन्हें मैंने अपनी छोटी सी आयु में घर की नौकरानियों के साथ रंगरेलियां मनाते देखा। मेरे वो डैडी जो मेरे जवान होने के बाद मुझे अपने साथ क्लबों, होटलों और पार्टियों में लेकर फिरते थे, जो अपनी ही बेटी के सामने सोसाइटी गर्ल्स से खुलकर मिलते और प्यार करते थे। मेरे वो डैडी जिन्होंने अपने हाथों बेटी को पहला पैगा दिया। मेरे वो डैडी जिन्होंने न अपनी बेटी के शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया और न पराये लड़कों से मिलने जुलने पर। मेरे वो डैडी जिन्हें मालूम है कि मैं कितने बॉयफ्रेंड्स के साथ शारीरिक संबंध जोड़ चुकी हूँ, मगर उन्होंने कभी मुझे दलदल में गिरते देखकर नहीं रोका। मेरे डैडी जो दीपा जैसी मामूली लड़की की इज्जत लूटने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गए थे।
वो लड़की आपकी बेटी के समान थी। शायद आजकल के बाप इसी कारण अपनी बेटियों को अधिक से अधिक आजादी की ओर ले जा रहे हैं कि वो रिश्तों की सारी लोक लाज की सीमाएं फलांग जाए, सभ्यता और संस्कृति में मिल जाए। धिक्कार है ऐसे डैडी पर। नहीं बेटी, नहीं, मत कहिए मुझे अपनी गंदी जबान से बेटी। मैं अभी अभी आपका वो लिखा हुआ पर्चा देख कर आ रही हूँ जिसमें आपने मेरी शादी सुनील से न करने के बदले में दीपा से उसका शरीर मांगा था। बेटी, मैं अभी अभी आपका वो टेप भी सुनकर आ रही हूँ जिसमें आपने दीपा को वचन दिया था कि अगर वो आपको खुश कर देगी तो आप मेरी और सुनील की शादी को रोक देंगे। सुशीला बेटी, बाबू त्रिलोकीनाथ जी, दीपा भी तो मेरी ही उम्र की है, वो भी आपकी बेटी के समान है। अगर आप दीपा के साथ मुंह काला करने में कोई संकोच और लाज नहीं समझते तो मैं भी एक लड़की ही हूँ, नौजवान लड़की। आपने मुझे वस्त्रहीन देखा और आप भूल गए कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने सुनील को घायल कर दिया। और नहीं सुशीला, ये झूठ है। आज मुझे सिवाय आपके इस धरती पर कुछ भी झूठ नजर नहीं आता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आपको मर जाना चाहिए। एकाएक सुशीला ने फुर्ती से अलमारी में से रिवॉल्वर निकाल लिया और बाबू त्रिलोकीनाथ कांपती आवाज में बोले, सुशीला बेटी, यह क्या कह रही है तू? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं सुशीला, आप एक ऐसी गंदी और छूत की बीमारी है जिसका अंत अभी से नहीं किया गया तो कल इस रोग के कीटाणु मानवता के लिए कितने विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सुशीला, तू मेरी पूरी बात तो सुन ले, घबराए मत। आपके गंदे कीटाणु मेरे शरीर में भी हैं, इसलिए मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आपकी बेटी कहलाकर जिंदा रहने से मर जाना अच्छा है। फिर अचानक सुशीला ने रिवॉल्वर के धान्य धान्य की आवाजों के साथ 3 फायर हुए और तीनों गोलियों के साथ बाबू त्रिलोकीनाथ की चीखें गूंजी। और फिर सुशीला ने अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर की नाल रखकर ट्रिगर दबा दिया और उसकी कनपटी से लहू का फव्वारा उछल पड़ा। वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। धमाकों की आवाज सुनकर नौकर भागते हुए चले आए और उन सबकी चीखें निकल गई। बाप आत्महत्या कर ली। अब ये प्रश्न आप सबको देश की जनता के सामने रखना है कि मेरी शादी दीपा से होनी ठीक थी ताकि एक शरीफ बाप की बेटी बिना दहेज अंधेरों में गुम हो सकती थी, या सुशीला के साथ होनी चाहिए थी जो आवेश और भावुकता में अपने पिता की हत्या कर सकती है। मगर सुशीला ने जो कुछ किया उसमें स्वयं सुशीला का दोष नहीं। सुशीला का पालन पोषण जिस ढंग से हुआ था, इसके अलावा जब एक बेटी के सामने पिता का चेहरा बेनकाब हुआ और उसे पता चला कि उसका पिता एक ऐसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है जो उसी की आयु की है, तो उसे अपने पिता से असीम घृणा हो जाना स्वाभाविक था। दूसरी ओर यह सोचना भी जनता का काम है कि बाबू त्रिलोकीनाथ जैसे चरित्र के लोग क्या अब भी नेता बने हमारे सिरों पर छाए रहेंगे? देश की सभ्यता देश के शहरों की गंदी गलियों में रहती है, पश्चिमी ढंग के ऊंचे होटलों और क्लबों में नहीं, जहां बाप और बेटी मिलकर जाम से जाम टकराकर शराब पीते हैं। अगर देश का भविष्य ऐसे ही लोगों के हाथों में रहा तो कल इस देश का क्या होगा? फिर सुनील ने जबानी ही पत्रकारों को अपनी शादी का निमंत्रण दिया और चाय पीने के बाद वे लोग चले गए लॉन में। जब सुनील, दीपा और नम्रता देवी रह गए तो सुनील ने दीपा से कहा, क्या अब भी अपनी होने वाली सास के चरण नहीं छुओगी? दीपा ने सिर ढककर नम्रता देवी के चरण छुए और नम्रता देवी ने दीपा को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे और वो बड़े गौरव से सुनील को देख रही थी।